हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं चंदन कुमार और आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सीके स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में पार्ट 1 राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पार्ट 2 देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ उसे देखिए, जिससे कि आपकी छोटी छोटी जो क्वेरी और जो कॉन्सेप्ट है वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड शुरू से ही बेसिक तौर से क्लियर होते चला जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको शुरू से देखना और इस वीडियो को भी पूरा देखिए, क्योंकि आने वाले इस वीडियो के इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिससे कि आपको पेपर के लिहाज से एक महत्वपूर्ण है। ठीक, छोटी छोटी बातें इसमें, और उस छोटी छोटी बातों को परखना जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आने वाले समय में या इस चैप्टर से आपको कोई समस्या ना है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं और इसमें सबसे पहला टॉपिक है कि क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, तो ये क्यूबा मिसाइल संकट समझते हैं कि क्या है, वास्तव में क्या था। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आते रहे हैं एग्ज़ाम में, तो इस वजह से इसको समझना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी इजी है। ठीक है, काफ़ी आसान है और आसान लैंग्वेज में आपके सामने रखने का एक प्रयास करता हूँ। ठीक, तो चलिए समझते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। तो क्यूबा मिसाइल संकट से पहले एक दो चीज़ें जानते हैं कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि पूरा विश्व दो भागों में बंट चुका था। ठीक है, पूरा विश्व क्या हो चुका था, कहीं ना कहीं दो भागों में बट गया था। दो भागों इस तरह से विभक्त हो चुका था। एक था आपका सोवियत संघ यहाँ पर, और दूसरा इस तरह से अमेरिका अगुवाई करने वाले थे। ठीक है, अमेरिका एक था, एक सोवियत संघ था। और ये दोनों किस विचारधारा के आधार पर बटे हुए थे, एक था समाजवाद जो सोवियत संघ फॉलो कर रहा था, और दूसरा पूंजीवाद जो उदारवादी लोकतंत्र वो कौन फॉलो कर रहा था, अमेरिका कर रहा था। ठीक है, इसी तरह से पूरे छोटे छोटे देशों को भी क्या करना था, इन दोनों देशों में से किसी एक महाशक्तियों के साथ जाना था। ठीक, जिसको हर तरह की उनको आर्थिक सुरक्षा और एक तरह से हथियारों से लैस करके उनको एक सुरक्षा दी जा रही थी। ठीक है, तो इस तरह से ही एक यहाँ देश है क्यूबा। ठीक है, तो इस क्यूबा को समझते हैं। क्यूबा क्या था कि यहाँ एक अमेरिका से सटा हुआ छोटा सा द्वीप ये देश था। ठीक है, यहाँ क्यूबा था और ये अमेरिका से सटा हुआ देश था, लेकिन इसका जो जुड़ाव था वो किससे था, ये क्यूबा का जुड़ाव ये सोवियत संघ से था। ठीक है, ये क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था, बल्कि अमेरिका के पास होते हुए भी सोवियत संघ का कहीं ना कहीं सोवियत संघ उसको क्या करता था, हर तरह की आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक सहायताएं प्रदान करता रहा। ठीक, एक समय ऐसा आया 1961 में, जो 1961 में क्या होता है कि जो आपके सोवियत संघ के नेता होते हैं, ठीक है, यहाँ के सोवियत संघ के नेता जो होते हैं निकिता क्रुश्चेव, देखिए यहाँ पर सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव, इनको एक डर होता है, एक भय ऐसा होता है कि अमेरिका क्या कर सकता है, उनके साथी देश क्यूबा पर कभी भी अटैक कर सकता है। और वहाँ की जो सरकार है और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, वहाँ के जो हेड थे क्यूबा के, फिदेल कास्त्रो, ठीक है, इन फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट करेगा और तख्ता पलट करके अमेरिका अपना उसके ऊपर कब्जा कर लेगा। इस डर को ख़त्म करने के लिए, इस भय को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर निकिता क्रुश्चेव ने निर्णय किया कि हम क्या करेंगे, क्यूबा को रूस के एक सैनिक अड्डा के रूप में बदल देंगे, तब्दील कर देंगे। ठीक है, ये विचार 1961 में आती है और इसी विचार के साथ उन्होंने क्या किया 1962 में, ठीक है, इस तरह से 1962 में उन्होंने क्या किया, यहाँ पर हथियारें तैनात करना शुरू कर दिया। यहाँ पर हथियारें तैनात करना शुरू कर दिया क्यूबा पर, कि जो निकिता क्रुश्चेव थे, निकिता क्रुश्चेव ने फिदेल कास्त्रो और क्यूबा पर हथियारें, एक तरह से परमाणु हथियारें तैनात की। क्लियर। तो इसके बाद क्या होता है कि ये बात अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चलता है, और अमेरिका के उस समय के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी थे। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। इनको ये बात कब पता चलती है, 3 हफ्ते बाद पता चलती है। क्लियर यहाँ तक चीज़। अब इस 3 हफ्ते बाद पता चलने के बाद अमेरिका, पहले क्या था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर समझिए फिर से यहाँ पर कि अमेरिका यहाँ था, सोवियत संघ यहाँ था। जब आप मैप में जाएंगे पर्टिकुलर
तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ से मैंने बताया कि क्यूबा यहाँ पर स्थित है, ठीक है, जो एक द्वीपीय देश है, अमेरिका से सटा हुआ। अब यहाँ से क्या होता था कि कई बार सोवियत संघ हमला करता था अमेरिका के ऊपर, तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता क्योंकि दूरी इन दोनों के बीच में काफ़ी था। ये जो आप दूरी देख रहे हैं, दूरी दोनों के बीच में काफ़ी हो जाती, तो इस दूरी के कारण ज़्यादा नुकसान नहीं हो पा रहा था या कोई एक दूसरे के ऊपर करता। तो लेकिन अमेरिका अब पहली बार क्या हो चुका था, कहीं ना कहीं एक बहुत ही उसके आधे से ज़्यादा शहर अब कहीं ना कहीं अमेरिका सोवियत संघ के मुख्य भूभाग पर एक तरह से तैनात करके उसको कहीं ना कहीं घायल कर सकता था, उसको एक तरह से बिखेर सकता था, ठीक है। तो पहली बार एक तरह से यहाँ डर पैदा हुआ अमेरिका को, क्योंकि यहाँ से अटैक होता है सोवियत संघ के द्वारा, क्यूबा से अटैक होगा अगर अमेरिका के ऊपर, तो उसके आधे से ज़्यादा शहर क्या हो सकते हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से निशाने पर थे और उनको बदहाल किया जा सकता था। यही डर अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी को होता है कि कभी भी ऐसा अगर होता है तो हमारे आधे से ज़्यादा शहर एक तरह से तबाह हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी डर के कारण अमेरिका के जो राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे, उन्होंने ऐसा सोचा कि कोई हमें युद्ध नहीं करना है, ठीक है, उन्होंने ऐसा सोचा कि हमें कोई युद्ध नहीं करना है। लेकिन अमेरिका ने ये ठान रखा था कि भाई जो सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने रूस के सैनिक ठिकाना क्यूबा को बनाया हुआ, वहाँ से अपनी हथियारों को उठाए और हटाए, ठीक। लेकिन ऐसा एक माहौल हो गया था उस टाइम पूरा कि अब युद्ध होकर रहेगा। वास्तव में पूरी दुनिया में एक तरह से कहीं ना कहीं गहमा गहमी हो गई थी कि अब युद्ध होकर रहेगा, दोनों बड़ी महाशक्तियाँ एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी थी, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता, ठीक है। शीत युद्ध का मतलब ही हमने पढ़ा था कि युद्ध का एक वातावरण बना रहे, लेकिन वास्तव में कोई हमें युद्ध ना देखने को मिले, क्लियर। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो आपको पहला चीज़ तो ये 3 नेताओं के नाम यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है, कि सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव थे, अमेरिका के नेता जॉन एफ कैनेडी और क्यूबा के नेता फिदेल कास्त्रो, क्लियर यहाँ तक चीज़ें। अब यहाँ पर जो क्यूबा मिसाइल संकट था, इस क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपसे 1 नंबर में पूछा जा सके या क्वेश्चन ही आपको कहीं ना कहीं पलट कर दे दे, घुमा कर दे कि शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर में आ जाए क्वेश्चन, 6 नंबर में ही क्वेश्चन आ जाए, तो आपको यहीं लिखना है, क्लियर। तो चलते हैं आगे और थोड़ा सा डिटेल इसको देखते हैं आगे। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश जो कि अमेरिका के तट से लगा हुआ है, ठीक, अमेरिका के तट से लगा हुआ है। यह नज़दीक तो अमेरिका के है, लेकिन क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। आपको मैंने बताया कि अमेरिका के पास होते हुए भी इसका जुड़ाव, इसका एक तरह से लगाव किसके संग था, सोवियत संघ से था, ठीक। सोवियत संघ उसे वित्तीय, राजनीतिक और कूटनीतिक सहायताएं प्रदान करता रहा, ठीक है, हथियार हमेशा देता रहा। उसके आगे बढ़ते हैं तो आगे बताया जा रहा है यहाँ पर, समझते हैं कि सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव, ठीक है, याद रखनी है, ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डा के रूप में बदलने का फैसला किया। ये फैसला या ये निर्णय कब लिया उन्होंने, 1961 में। ये भय पैदा होने के कारण उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। उसके आगे बताया जा रहा है कि 1962 में उन्होंने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डा के रूप में बदल दिया, ठीक। 1962 में इन्होंने क्या किया, वहाँ पर हथियारें तैनात करना शुरू किया और रूस के सैनिक अड्डे के तौर पर उसको बदल दिया गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए क्या दिखाया, बताया जा रहा कि 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। क्यूबा में जो भी परमाणु थे उनके तैनात कर दिए गए। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया, ठीक है, क्योंकि बहुत दूर होता था ये, कितना अगर क्षेत्रीय हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी दूर होते थे, जिस कारण से अब एक तरह से नज़दीकी निशाने से आसानी से उस पर अटैक किया जा सकता था और उसके ज़्यादा ठिकानों को क्या किया जाता है, नुकसान पहुंचाया जा सकता था, ठीक। जैसे आगे बताया जा रहा है कि हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुने ठिकानों या शहरों पर हमला कर सकता था, ठीक है, जो पहले की तुलना में अब बहुत ईजी हो चुका था उसको गिराना। आगे बताया जा रहा, आगे समझते हैं, यहाँ तक समझ आ गया हो आई होप। आगे देखिए कि अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्ते बाद पता चलती है, ठीक है, इसकी जो भनक होती है, इसकी खबर जो होती है अमेरिका को
उसको 3 हफ्ते बाद पता चलती है, जो जॉन एफ कैनेडी वहाँ के होते हैं। अमेरिका ने यहाँ पर जो जॉन एफ कैनेडी थे वहाँ पर कोई एक तरह से ऐसा खतरा नहीं उठाना चाहते थे जिससे कि दोनों के बीच में कोई एक तरह से बड़ी युद्ध हो सके। तो इन्होंने क्या किया, एक तरह से उसको हथियारों को हटाने की कोशिश की और इन्होंने एक आदेश दिया जंगी बेड़ों को आगे करके, ताकि क्यूबा की तरफ जाने वाली सोवियत जहाज़ों को रोका जा सके। तो आ रहा होगा माइंड में कि जंगी बेड़ क्या है। तो जंगी बेड़ों का मतलब होता है कि एक उनके सैनिक थे, ठीक है, इस तरह से जो क्यूबा था उस क्यूबा को इस तरह से आगे से पूरा घेर देना। इस तरह से क्यूबा यहाँ मान लीजिए, इस क्यूबा को इस तरह से घेर देना जिससे कि इनके सैनिक यहाँ खड़े कर दिए गए, यहाँ से तैनात कर दिए गए कि इधर से जो भी पानी के जहाज़ से पानी के जरिए जो भी यहाँ पर हथियारें आ रही है उसको रोका जा सके। क्लियर। तो आगे देखिए, इन जंगी बेड़ों को यहाँ खड़ा कर दिया गया, ठीक है, जिससे जहाज़ों को रोका जा सके। आगे बताया जा रहा है कि इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि युद्ध होकर रहेगा, ऐसा एक माहौल तैनात हो गया। पूरी दुनिया एक तरह से भयभीत हो गई कि एक बेचैनी सा छा गया कि अब दोनों के बीच में एक युद्ध होकर रहेगा, लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं होता है, युद्ध टल जाता है, ठीक है। इसी घटना को इतिहास में क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। क्लियर यहाँ तक चीज़ें। यहाँ पर सोवियत संघ ने चालाकी दिखाई और अपने हथियारों को क्या किया, उसने वापस करना शुरू किया, या कहा जाए कि जो जहाज़ें एक तरह से क्यूबा की तरफ आ रही थी उन जहाज़ों की गति को क्या किया गया, धीमे कर लिया गया, ठीक है, और वापसी का रुख मोड़ना शुरू कर दिया। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट को इस शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1 मार्क्स या इसी को बड़ा क्वेश्चन आपको बना के दे दे तो आपको वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना कि क्या पूछा गया। तो अगर यही क्वेश्चन 4 नंबर में आ जाए तो ऊपर जो लिखे हुए हैं सारे यहीं आपको बताने हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, क्योंकि ये पहली बार दोनों बड़ी महाशक्तियों के आमने सामने एक तरह से देखने को मिला था। आई होप क्लियर। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे मैसेज कीजिए, आपके प्रॉब्लम का मैं समाधान निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला हमारा जो दूसरा टॉपिक है शीत युद्ध का कारण। जो प्रमुख कारण थे वो समझते हैं। ऐसे तो डिटेल आपको बहुत सारा मिलेगा, लेकिन जो प्रमुख कारण थे वो देखिए। सबसे पहला कारण, अमेरिका और सोवियत संघ के महाशक्तियाँ बनने की होड़, ठीक है, एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होने शीत युद्ध का कारण बन गया। सबसे बड़ा जो रीज़न था वही यहाँ पर क्या था कि एक पूरे विश्व में अपने आप को महाशक्ति के तौर पर दिखाना कि मैं महाशक्ति हूँ, तो मैं महाशक्ति हूँ। अमेरिका अपने आप को महाशक्ति बताते रहा, तो सोवियत संघ अपने आप को, ठीक है। तो इन दोनों में से ताकतवर कौन है पूरे विश्व के सामने एक तरह से साबित करने के लिए इन दोनों में एक कड़ा मुकाबला चलने लगा और एक जो होड़ लग गई कि मैं महाशक्ति है, सबसे बड़ा एक कारण बनकर कहीं ना कहीं सामने आया, ठीक। नंबर 2 देखते हैं कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी राष्ट्र के बूते की बात नहीं थी। तो ये भी कहीं ना कहीं शीत युद्ध का कारण बना कि कोई बड़ा युद्ध देखने को नहीं मिला। बड़ा युद्ध क्यों नहीं देखने को मिला? क्योंकि किसी भी राष्ट्र को परमाणु झेलने की एक तरह से क्षमता नहीं थी कि भाई उनके ऊपर परमाणु अटैक किया जाए, उनको इतना ज़्यादा नुकसान हो। तो हमेशा एक तरह से तनाव की स्थिति हमें देखने को मिला। एक दूसरे को एक तरह से मस्तिष्क यानी कि एक तरह से बिना रक्त रंजिता, बिना खून खराबे किए हुए एक तरह से थोड़े मोड़े छोटे मोटे तनाव के जरिए इन्होंने पूरा एक 45 वर्षों तक एक दौर गुजारा शीत युद्ध में, ठीक है। कोई बड़ा युद्ध देखने को नहीं मिला, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के इतना ताकत नहीं था कि वो परमाणु को झेल सके, परमाणु उनके ऊपर गिरे और उनका विध्वंस से वो बच सके, ठीक। तो बहुत बड़ा कारण रहा। इसी को एक लैंग्वेज में बात किया जाए इसके, तो उसको अपरोध कहा गया है, ठीक है। अपरोध समझिए 1 नंबर में आ सकता है, ऐसे आपको समझना जरूरी है कि अपरोध क्या होता है। तो अपरोध को एक तरह से शाब्दिक अर्थ दिया जाए तो उसको रोक और संतुलन की स्थिति को हम क्या कहते हैं? अपरोध कहते हैं, ठीक है। रोक और संतुलन की स्थिति क्या कहलाती है? अपरोध कहलाती है। क्लियर। अब इसको समझते थोड़ा सा, रोक और संतुलन की स्थिति। रोक का मतलब होता है यहाँ पर समझिए कि एक तरह से युद्ध लिया जाता है, ठीक है, युद्ध लिया जाता है। और दूसरा यहाँ पर संतुलन का मतलब है एक तरह से ताकत, और ताकत का मतलब है परमाणु कि जिसके पास परमाणु है। क्लियर यहाँ तक चीज़ें कि एक तरह से जिसके पास परमाणु यानी कि ताकत इक्वल है, बराबर है, संतुलन में है,
तो युद्ध हमेशा क्या रहेगा, कहीं ना कहीं एक तरह से रुका रहेगा। ठीक, उदाहरण के तौर पर यहाँ देखिए आगे बताया जा रहा कि दोनों महाशक्तियाँ परमाणु हथियार संपन्न थी, यानी कि सोवियत संघ के पास भी परमाणु था और अमेरिका के पास भी परमाणु था। उनके पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हो कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों के पास इतनी परमाणु क्षमता था कि भाई एक दूसरे को असहनीय, जिसकी एक तरह से कोई भी मार सह ना पाए, उन दोनों के पास इतनी ताकत थी कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते थे। ठीक है, लेकिन ऐसे में दोनों रक्त रंजित युद्ध होने की संभावनाएं कम हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोई भी किसी के ऊपर अटैक करेगा तो अटैक का मकसद क्या होना चाहिए कि अपना ताकत को दिखाना, है ना। सबसे बड़ा रीज़न क्या होगा कि हम अपनी ताकत का प्रसार कर सके पूरे विश्व की, मैं ही सबसे ताकतवर हूँ और मैंने उसके ऊपर अटैक किया और मैं वहाँ से विजेता होकर आ गया। लेकिन वहीं पलट कर आपको मार दे भाई, तो क्या होगा, यहाँ पर दिक्कतें हो जाएंगी, आपकी एक नाम भी नहीं हो पाएगा और आपका जो मकसद था कि भाई मैं यहाँ पर विजयी होकर आऊँ, वो विजयी का सपना टूट जाएगा, क्योंकि नुकसान फिर दोनों को होगा। आपने उसको मारा, फिर उसने आपको मार दिया, यानी कि अमेरिका ने सोवियत संघ को मारा, फिर सोवियत संघ ने क्या किया, आपको मार दिया। जब आपको मारा तो वहाँ क्या हो जाएगा कि कहीं ना कहीं नुकसान जितना सोवियत संघ को हुआ था उतना ही नुकसान आपको हो जाएगा, अमेरिका को भी, है ना। तो इसमें जीता कौन हारा कौन, ये अनुमान लगाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, जिस कारण से एक दूसरे पर कोई भी अटैक नहीं करेगा। ठीक है, इस कारण से एक अवरोध की स्थिति पैदा होगी और यही अवरोध क्या करेगा, रोक और संतुलन की स्थिति बनाकर पूरा शीत युद्ध का दौर गुजारते रहा। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण आपसे अगर पूछा जाए कि शीत युद्ध के दौरान कोई बड़ा युद्ध देखने को क्यों नहीं मिला, तो बड़ा युद्ध ना देखने का कारण सबसे बड़ा क्या था, अवरोध की स्थिति थी। अवरोध के कारण कोई बड़ा युद्ध देखने को हमें नहीं मिला, क्योंकि एक दूसरे पर कोई भी अटैक करता तो उसकी क्षति इतना होता, नुकसान इतना होता कि कोई उससे एक तरह से भरपाई नहीं कर सकता, और उसमें जीता कौन यानी कि विजेता कौन है और हारा कौन, किसको कितना लाभ हुआ, किसको कितना हानि हुआ, इसका अनुमान लगा पाना बहुत कठिन होता। ठीक, तो इस कारण से कोई भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं किया और पूरे शीत युद्ध के दौरान कोई बड़ा हमला या कोई बड़ा युद्ध दोनों महाशक्तियों के बीच हमें देखने को नहीं मिलता है। तो आई होप समझ में आया हो, नहीं आता है तो निश्चिंत रहिए, कमेंट में आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ जो भी समस्या होगा उसका समाधान दूंगा। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आगे यहाँ बताया जा रहा है कि एक दूसरे को उकसावे के बावजूद कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों पर युद्ध का मार नहीं देखना चाहेगा। ठीक है, आपको अगर पता है यहाँ पर ये बताया जा रहा कि किसी भी एक तरह से उकसावे के बाद भी आपको लगता है कि नहीं भाई, अगर मैंने किसी के ऊपर आक्रमण किया लेकिन वो भी मेरे को आक्रमण कर दे, तो फिर वही स्थिति अवरोध वाली कि भाई नुकसान हमें भी होगा, नुकसान उससे भी होगा। तो आपको ये चीज़ पहले से गणित आ रही है समझ में कि नुकसान उससे भी उतना ही होगा, नुकसान मुझे भी उतना ही होगा। तो कोई भी आपका तीसरा बंदा अगर कितना भी आपको उकसा दे, लेकिन आप कभी भी दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पहले से वो गणित समझ में आ चुकी है कि मेरे को भी नुकसान उतना ही होना है और नुकसान उससे भी उतना ही होना है ना। तो आप ना ही उसे मारेंगे और ना ही वो आपको मारेगा, जैसी स्थिति है वैसे ही आप आगे बढ़ेंगे। क्लियर। लेकिन दोनों देशों के बीच एक तरह से गहन प्रतिद्वंदिता हमेशा रहा। ठीक है, ये भी एक युद्ध का कारण बना, शीत युद्ध का कारण रहा कि भाई दोनों के बीच में एक तरह से गहन प्रतिद्वंदिता विचारधारात्मक तौर से भी देखने को मिला, हमें आर्थिक तौर से भी देखने को मिला, और एक महाशक्ति की जो होड़ थी वो तो देखने को मिला ही मिला। तो प्रतिद्वंदी का मतलब ये होता है कि जो विपक्ष में खड़ा हो। ठीक है, तो अमेरिका का जो विपक्षी प्रतिद्वंदी कौन था, सोवियत संघ, और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी कौन था, अमेरिका। चलिए यहाँ तक, तो आई होप समझ में आया हो यहाँ पर। अब आते हैं हम, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, सैन्य संधियाँ। थोड़ा सा एक तरह से दिक्कत होगा, लेकिन आपको दिक्कत नहीं लेना है। इसलिए नहीं लेना क्योंकि आपको जितना इजी वे में आप अपने आप को रखेंगे कि हाँ हमें समझ में आएगा, उतना ही बेहतर क्लियर होते चला जाएगा। पहले से आपको माइंड में नहीं रखना कि नहीं हमें नहीं आ सकते ये चीज़ें, या आपने कहीं और पढ़ा हो पहले, इससे पहले और देखा हो, सुना हो, खुद पढ़ा हो और ना आया हो, और टॉपिक देखती आप कहे कि नहीं बहुत बोरिंग है, नहीं समझ में आएगा, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप वो चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ईजी तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, बहुत आसान तरीके से, जिससे कि आपको एक एक छोटी छोटी बातें समझ में आ सके। क्लियर।
और वीडियो लास्ट तक देखें जिससे कि हर छोटी छोटी बातों को आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो समझते हैं आगे। सैन्य संधि हमारे सामने जो टॉपिक है, इस टॉपिक को समझिए। सैन्य संधियाँ होती क्या है? सैन्य संधियाँ का मतलब थोड़ा सा पहले हम जान लेते हैं कि सैन्य संधि का मतलब ये होता है कि एक पे आक्रमण तो सब पे आक्रमण, ठीक है। एक लिखित संधि होती है। सैन्य संधि का मतलब एक लिखित संधि होता है। इस संधि में कुछ देश एक साथ आते हैं, एक दस्तावेजों पर साइन किए जाते हैं और एक कहीं ना कहीं अपना ग्रुप बना लिया जाता है और इसमें एक दूसरे की सुरक्षा और एक तरह से हर हथियारों के मामले में उनकी एक तरह से सामूहिक सुरक्षा की जो बात होती है एक साथ जुड़कर करते हैं। यानी कि सिंपल सी शब्दों में बात किया जाए, आसान भाषा में बात करें तो एक पे अटैक सब पे अटैक माना जाएगा। यानी कि एक पे आक्रमण सब पे आक्रमण। यानी कि हमारे ग्रुप में अगर 10 देश हैं, उस 10 देश में से किसी एक देश पे भी आक्रमण होता है किसी दूसरे के द्वारा, तो वो सभी 10 देश ये समझेंगे कि एक पे नहीं बल्कि इन पूरे ग्रुप का मतलब हम 10 पे आक्रमण हुआ है और इसका सामना हम 10 मिलकर दूसरे का करेंगे। क्लियर है चीज़ें? जैसे आपका कोई ग्रुप होता है और उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे आपका कोई ग्रुप होता है, उस ग्रुप पर कोई अटैक करता है तो सभी आप साथ ही मिलकर क्या करते हैं कि दूसरे का सामना करते हैं, है ना। ये नहीं समझते कि अपने ग्रुप में मेरे को इसके ऊपर हमला हुआ है तो वहीं जाकर सिर्फ लड़ाई करेगा या वहीं जाकर उसका एक तरह से बदला लेगा, वैसा नहीं होता। बल्कि ये होता है कि हमारे ग्रुप पे अटैक हुआ तो हमारे ग्रुप पर हम ग्रुप मिलकर उसका सामना करेंगे, है ना। तो इसी तरह से भावना उत्पन्न होती है। लेकिन हमारे में तो कोई दोस्ती यारी में लिखित दस्तावेज नहीं होता, बल्कि जब देशों में होता है तो एक लिखित दस्तावेज होता है और उस पर संधि करके समझौता करके आगे बढ़ा जाता है। क्लियर? तो ये चीज़ें सैन्य संधियाँ उस समय की आवश्यकता पड़ी। तो सैन्य संधियों की आवश्यकता इसलिए महत्वपूर्ण हो गई थी क्योंकि उस समय दोनों महाशक्तियाँ अपनी पूरे विश्व में महाशक्ति बनने की एक होड़ लगी हुई थी। अमेरिका अलग चाह रहा था, सोवियत संघ अलग चाह रहा था, ठीक है। छोटे छोटे देशों को सुरक्षा और एक तरह से विचारधाराओं पर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर अमेरिका सबसे पहले आगे आता है सैन्य संधियों के लिए। और क्योंकि ये कई बार आरोप लगाए गए हैं अमेरिका की तरफ से कि जो सोवियत संघ हो, सोवियत संघ क्या कर रहा है कि लोगों को और देशों को एक तरह से बल का प्रयोग करके अपने पक्ष में लेते चला जा रहा है, ठीक है। उसका विचारधारा कहीं ना कहीं काफ़ी बड़े स्तर पर फैलने लगा था, काफ़ी उसका एक तरह से ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा था। इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर कई सारी संधियाँ करता है। जैसे कि ट्रूमैन सिद्धांत भी लाया गया था। जो ट्रूमैन थे उन्होंने काफ़ी आलोचना भी की थी लॉ आयरन के तहत एक तरह से। तो इस तरह से कहीं ना कहीं उस सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर अमेरिका ने एक 1949 में क्या करता है, नाटो संधि करता है। तो चलिए यहाँ पर 3-4 संधियाँ हैं उसको समझिए, जिसमें पहला यहाँ दिया जा रहा है कि नाटो है। नाटो को समझिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है नाटो, ठीक है जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सैन्य संधियों में। तो यहाँ देखिए नाटो में बताया जा रहा कि पश्चिमी गठबंधन, हमने पहले ही पढ़ा था कि अमेरिका के जो भी साथी थे या अमेरिका गुट को पश्चिमी गठबंधन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो आप कई बच्चे ऐसे हैं जिनको एक तरह से रट्टा मारना आता है तो आप हिंदी में याद कर सकते हैं, वरना जिनको रट्टा नहीं मारना है, जिस चीज़ को समझना है, हमेशा के लिए माइंड में रखना है, तो आप इंग्लिश में फुल फॉर्म याद करेंगे, ठीक है। जो भी पूर्ण रूप होगा, और पूर्ण रूप इम्पोर्टेंट है, फुल फॉर्म 12th क्लास के लिए 1 नंबर 2 नंबर में कहीं भी पूछा जा सकता है, तो आपको हर एक नंबर को मायने रखता है आपके लिए। तो यहाँ पर छोटी से छोटी बातों को आपको हमेशा याद रख के चलना है। क्लियर? तो यहाँ पर आप अगर इंग्लिश में इसका देखेंगे तो इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ट्रीटी अटलांटिक, माफ़ कीजिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नॉर्थ एन से नॉर्थ, ए से अटलांटिक, टी से ट्रीटी और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो हिंदी में बताया जा रहा है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ठीक। तो ये कब किया गया था? 1949 में। इसमें 12 देश शामिल थे, जिसमें प्रमुख तौर से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, पुर्तगाल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहला आपको क्या याद रखना है? फुल फॉर्म याद रखना है, कब स्थापना की गई थी, डेट याद रखना है, और कौन कौन से सदस्य थे। प्रमुख कुछ सदस्य, हो सकता है कि यही क्वेश्चन मैप में दे दिया जाए
कि नाटो के कुछ 2 सदस्य देशों के नाम बताइए जो उसके गुट में शामिल थे। तो इस तरह से हो सकता है आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिले। तो इस तरह से देशों के नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि इसका क्या मेन उद्देश्य था भाई, क्या लक्ष्य था, किस लिए बनाया इसने। तो इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों से किसी एक पर हमला होता है तो संगठन में शामिल सभी देशों अपने ऊपर हमला मानेंगे और नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। बहुत क्लियर स्पष्ट शब्दों में बात की जा रही है कि भाई यहाँ पर क्या होगा कि जो एक तरह से एक दूसरे पर जो भी हमला दूसरे तरफ से होगा वो क्या किया जाएगा, यहाँ पर सभी एक साथ मिलकर उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे और नाटो में जो भी सदस्य शामिल है उस सदस्य एक दूसरे की सहायता करेगा किसी भी मुसीबत के समय, ठीक है, किसी भी हमले के वक्त। उसके साथ साथ इसमें ये भी कहा गया था कि जो भी होगा इसमें, क्योंकि मेन लीडर अमेरिका था, माफ़ कीजिए सोवियत नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, तो ये जो भी होगा वो सभी देशों की क्या करेगा, अमेरिका एक तरह से सहायता करेगा। क्लियर यहाँ तक चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने कुछ और संधियाँ किया, इससे एक मानता नहीं है बल्कि और आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ देखिए हेडिंग दिख रहा है हमारे सामने और वही हेडिंग है जस्ट कि यहाँ पर अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अमेरिका द्वारा किया गया अन्य देशों के साथ सैन्य संधियाँ, ठीक है, अपने और प्रभाव को बढ़ाने के लिए पूरे विश्व स्तर पर और देशों को ऊपर इस तरह से और सारे सैन्य संधियाँ भी करते हुए नज़र आता है, ठीक है। वो कौन कौन सी सैन्य संधियाँ होती है यहाँ पर देखिए, दूसरा शॉर्ट दिया हुआ है, ठीक है। डिटेल चाहिए आपको तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिससे कि मैं इस सब के ऊपर डिटेल बना सकूं, ठीक है, क्योंकि जो पेपर के लिहाज से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको चीज़ें जानना है वो यही सारी चीज़ें जो आपके सामने मैंने रखा हुआ है, ठीक। और इससे भी ज़्यादा चाहिए आप लोगों को तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा जिससे कि मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको पूरी इसका डिटेल दे सकूँ। क्लियर। तो समझिए यहाँ पर दूसरा है सीटो, ठीक है। यहाँ पर सीटो दिया हुआ है। सीटो कब की गई थी, 1954 में की गई थी। इसका फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में देखें तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन, ठीक है। इसका भी मेन यही काम था कि एक तरह से मुख्य उद्देश्य इसका यही था कि दक्षिणी पूर्वी जो भी एशिया है उसमें एक तरह से चीन जो था, क्योंकि चीन उस समय काफ़ी ताकतवर देश था और सोवियत संघ के साथ था, एक समाजवादी विचारधारा तो इसके जो प्रभाव बढ़ रहे थे चीन के, इस प्रभाव को रोका जा सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसमें कई सारे देश भी शामिल थे, जैसे कि इसमें आता है थाईलैंड था, फिलीपाइन था, इंग्लैंड था, फ्रांस था और पाकिस्तान भी इसका बहुत एक महत्वपूर्ण देश जो इसके साथ था, ठीक है, इसमें शामिल था पाकिस्तान भी। क्लियर यहाँ तक चीज़ें। उसके बाद अगला देखते हैं, थर्ड यहाँ पर जो किया गया था सेंटो किया जाता है, ठीक है, सेंटो। तो सेंटो देखिए सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन किया गया था, ठीक। इसमें क्या था कि इसका जो पुराना नाम था वो पुराना नाम बगदाद पैक्ट था, ठीक है, बगदाद पैक्ट लिखते हैं यहाँ पर, बगदाद पैक्ट करके इसका इस संधि का पुराना नाम था, ठीक है। और इसमें जब इसमें क्या थे, केवल तुर्की ईरान देश शामिल थे और यूएसए, इंग्लैंड, इराक और पाकिस्तान भी इसमें शामिल होते हैं, परंतु बाद में से इराक निकल के जाता है, ठीक है। तो इसका भी मुख्य उद्देश्य था कि एक तरह से जो रूस की शक्ति का है उस दक्षिण की ओर जो बढ़ते चला जा रहा था दक्षिण एशिया की तरफ, उसको रोकना था प्रमुख कारण। तो ये आपको बगदाद याद रखना है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपको फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो CEN से सेंट्रल है, ठीक है, और T से ट्रीटी और O से ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में याद करें तो केंद्रीय संधि संगठन। कब किया गया था, तो 1955, ठीक है। देश कौन कौन से, तुर्की, ईरान, USA, इंग्लैंड, इराक, पाकिस्तान, ठीक है, जिसमें से इराक बाद में बाहर हो जाता है और इसका पुराना नाम क्या था, बगदाद पैक्ट था। क्लियर चीज़ें यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब इस सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर
एक सोवियत संघ ने भी सैन्य संधि की, ठीक है। और सोवियत संघ ने कौन सी सैन्य संधि की, तो यहाँ देखिए सोवियत संघ के द्वारा सैन्य संधि किया गया था वारसा संधि, या इंग्लिश में आपको कई जगह मिलेगा वारसा पैक्ट, ठीक है, जो सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। क्योंकि अमेरिका ने तो अपनी कई सारे संधियाँ किया अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, और इसी तरह से अपने प्रभाव को देखते हुए अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए या एक तरह से नाटो का सामना करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, सोवियत संघ के द्वारा एक संधि की जाती है जिसका नाम होता है वारसा पैक्ट या वारसा संधि रखा जाता है, ठीक है जी। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है कि सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन, ठीक है, जैसे पश्चिमी गठबंधन अमेरिका के गुटों को कहा गया, तो इसी प्रकार से जो सोवियत संघ की जो अगुवाई वाले जितने भी ग्रुप देश थे इसमें उसको पूर्वी गठबंधन के नाम से जाना गया, ठीक है। इसकी पूरी डिटेल मैंने फर्स्ट वीडियो में दिया हुआ है। को वारसा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना सन 1955 में की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है डेट और संधि, कौन सा संधि सोवियत संघ का सैन्य संधि कौन सा है और कब की गई थी, तो वारसा पैक्ट कब, तो 1955 में, ठीक। और इसका मुख्य काम नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना था, क्योंकि यहाँ पर नाटो जो था वो काफ़ी प्रभावशाली और ताकतवर एक संधि बनाई गई थी, उसमें काफ़ी ताकतवर देश शामिल थे, ठीक है। उन्हीं का सामना करने के लिए यूरोप में क्या किया गया, वारसा पैक्ट का निर्माण सोवियत संघ के द्वारा किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बताया जा रहा कि तथा इस संगठन में शामिल किसी भी देश पर आक्रमण करेगा तो सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। जो शुरू में मैंने आपको बातें बताई कि एक पे आक्रमण तो सब पे आक्रमण, तो इसमें जितने भी शामिल देश थे उसमें क्या होगा कि एक पे आक्रमण होगा तो सब पे आक्रमण समझा जाएगा और एक दूसरे का सामना करेंगे। तो एक यहाँ पर नाम बता दूं कौन कौन से देश शामिल थे, नाम बहुत इम्पोर्टेंट है जो यहाँ मिसप्रिंट है, नहीं लिखा हुआ है, तो अगर आप नोट करना चाहते तो उसे नोट कर लीजिए, उसे मैं बताता हूँ। अल्बानिया था, रूस था, बल्गारिया था, रोमानिया था, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया। तो ऐसे कुछ प्रमुख देश थे जो इस संधि के साथ जुड़े हुए थे और इस पैक्ट के साथ जुड़े हुए थे। क्लियर है चीज़ें? तो आई होप समझ में आओ। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मैं उसका समाधान ज़रूर दूंगा। अब आते हैं शीत युद्ध के परिणाम। समझते हैं कि शीत युद्ध तो हुआ है, शीत युद्ध के क्या परिणाम निकलते हैं हमारे सामने, कि शीत युद्ध के हमें परिणाम क्या देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर शीत युद्ध के परिणाम बताए जा रहे हैं। नंबर 1 कि गुट निरपेक्ष देशों का जन्म, एक क्वेश्चन मार्क के साथ हम छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जो अगला पार्ट हुआ तीसरा पार्ट उसमें मैं गुट निरपेक्षता के बारे में फुल डिटेल बात करूंगा कि गुट निरपेक्षता क्या है, कितने देश थे, क्या उद्देश्य था, क्यों इनका जन्म होता है। तो लेकिन एक परिणाम समझ लेते हैं कि शीत युद्ध के कारण ही क्या होता है कि गुट निरपेक्षता आता है, ठीक। तो अगला वीडियो जल्दी लाऊंगा तो उसमें ज़रूर ये देखिए गुट निरपेक्षता क्या है। तो गुट निरपेक्ष देशों का जन्म होता है, नंबर 1। नंबर 2 देखिए कि अनेक खूनी लड़ाइयों के बावजूद तीसरा विश्व युद्ध टल जाना, ठीक है। बहुत छोटे मोटे एक तरह से टकराव देखने को मिले हमें, लेकिन कोई बड़ा युद्ध हमें देखने को नहीं मिला, कोई विश्व स्तर का तीसरा विश्व युद्ध हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। ये बहुत बड़ी एक कामयाबी रही शीत युद्ध का कारण कि कोल्ड वार शीत युद्ध चलते रहा लेकिन तीसरा विश्व युद्ध नहीं देखने को मिला। सबसे बड़ा कारण क्या था, अपरोध। अगर अपरोध अगर आपने समझ लिया है तो ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 कि अनेक सैन्य संधियाँ की गई, बहुत सारे सैन्य संधि अभी हमने देख के ऊपर आए कि ऐसे बहुत सारे सैन्य संधियाँ भी की गई, ठीक। नंबर 4 जैसे नाटो सीटो सेंटो वारसा पैक्ट है ना। उसके बाद आगे देखते हैं हम कि दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु, यहाँ परमाणु, ठीक है, परमाणु जखीरों का हथियारों की होड़ एक तरह से खड़ा हो गई। दोनों महाशक्तियों ने क्या किया, अपने अपने स्तर पर बहुत सारे परमाणु तैनात करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने क्या किया था, सबसे पहले परमाणु बनाए थे 1945 16 जुलाई को, ठीक है। उसी के बाद क्या किया गया था, सोवियत संघ पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आता है जो परमाणु हथियार हासिल किया, और उसका जो डेट था 29 सितंबर, ठीक है, 29 सितंबर 1949 में करता है। उसी के बाद जो अमेरिका समर्थक यानी कि पूंजीवादी देशों का समर्थक ब्रिटेन था, उसने भी बनाया भाई, कब, 30 अक्टूबर 1952 में, ठीक। उसी के बाद चीन
माफ़ कीजिएगा फ्रांस, ठीक है, फ्रांस ने बनाता है 13 फरवरी 1960 को, और उसी के बाद चीन बनाता है 1964 में 19 अक्टूबर को। तो ऐसे कुछ प्रमुख 5 देश थे जिन्होंने क्या किया, सफल परमाणु परीक्षण पूरे विश्व में किए थे, और एक दूसरे का कहीं ना कहीं जो दायरा था परमाणु जखीरे का, वो हथियारों का होड़ लगातार बढ़ते चला गया था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पूरा विश्व था वो 2 ध्रुवीय विश्व में बट गया था, ठीक है। पूरा जो विश्व था वो 2 ध्रुवीय हो चुका था। 2 ध्रुवीय का मतलब हमने पहली फर्स्ट पार्ट में बात किया हुआ है कि पूरा विश्व में 2 महाशक्तियों का केंद्र बिंदु मौजूद हो गया था। एक महाशक्ति आपकी अमेरिका और दूसरी महाशक्ति कौन थी भाई, सोवियत संघ, ठीक है। तो इस तरह से 2 जब महाशक्तियों का केंद्र बिंदु मौजूद होता है पूरे विश्व फलक विश्व स्तर पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, 2 ध्रुवीय विश्व कहते हैं। और इस शीत युद्ध के कारण हमें देखने को मिला, जैसे शीत युद्ध खत्म होता है वैसे क्या हो जाता है कि एक तरह से पूरा विश्व एक ध्रुवीय हो जाता है। एक ध्रुवीय का मतलब पूरे विश्व स्तर पर एक अमेरिका का वर्चस्व हमें देखने को मिलता है। क्लियर यहाँ तक चीज़ें। आगे देखते हैं लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, कि यहाँ पर देखते हैं कि दोनों महाशक्तियों द्वारा परमाणु जखीरों या हथियारों की होड़ को कम करने के लिए सकारात्मक कुछ कदम किए जाते हैं, उठाए जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस टाइप का। या शस्त्र नियंत्रण कौन कौन सी संधियाँ थी, या निशस्त्रीकरण संधियाँ कौन कौन सी थी। 2-3 नाम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2-3 नाम यहाँ देखिए। शस्त्र का मतलब आपको पता है हथियार होते हैं, ठीक है। तो इस हथियारों को रोकने के लिए बहुत सारे संधियाँ की हैं, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि जैसे डेट बाई डेट आपको मैंने गिनाया कि अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ऐसे प्रमुख 5 देश थे जिन्होंने परमाणु पहले अपनाए और उसका एक तरह से विस्तार करते चले गए, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जिससे कि उन महाशक्तियों का एहसास होता है, अमेरिका और सोवियत संघ को, कि हम जिस हथियार और परमाणु की बातें कर रहे हैं वो हमारी एक छोटी सी भूल के कारण हम क्या कर सकते हैं, काल की गाल, यानी कि हमारा पूरा समापन हो सकता है, हम इसी में नष्ट हो सकते हैं। इसी चीज़ को समझते हुए उन्होंने क्या किया, एक तरह से सकारात्मक कदम उठाए जिससे कि हथियारों को रोका जा सके, और एक निशस्त्रीकरण करना शुरू कर दिया। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि हथियारों की होड़ में कमी करना, ठीक है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि निशस्त्रीकरण का मतलब क्या है, हथियारों की होड़ में कमी करना ही क्या कहलाता है, निशस्त्रीकरण कहलाता है, ठीक है जी। तो इस निशस्त्रीकरण के लिए उन्होंने कुछ संधियाँ किया, जिसमें कि प्रमुख तौर से LTBT, NPT, साल्ट, स्टार्ट, ऐसे कुछ संधियाँ की उन्होंने। जिसमें पहला यहाँ पर आपको डेट याद रखना है, दूसरा इनका फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि शांति संधि में और उन्होंने निशस्त्रीकरण संधि के लिए कौन कौन से संधियाँ की है। तो पहला LTBT यहाँ पर दिखाया जा रहा। LTBT में समझते हैं कि परमाणु सीमित परमाणु प्रशिक्षण संधि। प्रशिक्षण संधि की जाती है 5 अगस्त 1963 में की जाती है, ठीक है। अगर इसका भी फुल डिटेल चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में कीजिएगा, कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आपके इस सैन्य संधि और आपकी जो परमाणु को रोकने के लिए, हथियारों को रोकने के लिए कुछ सकारात्मक जो कदम उठाए गए थे, निशस्त्रीकरण संधियाँ, उसको डिटेल में बता सकूँ, ठीक। दूसरा देखिए यहाँ पर इंग्लिश का, अगर इसमें फुल फॉर्म बात करूँ मैं, इंग्लिश में इसका पूर्ण रूप देखते हैं तो L से होता है लिमिटेड, T से टेस्ट, B से बैन और T से ट्रीटी। L से लिमिटेड, टेस्ट, बैन, ट्रीटी, ठीक है। हिंदी में परमाणु प्रशिक्षण संधि। क्लियर यहाँ तक चीज़ें। नंबर 2 देखते हैं कि साल्ट। साल्ट का अगर देखते हैं तो सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, इसको 2 भागों में की गई थी, 2 पार्टों में किया गया था। पहला पार्ट कब किया गया था इसका, 26 मई 90 यानी कि 1972 में, और दूसरा 18 जून 1972 में। तो दोनों डेट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर इंग्लिश में इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो साल्ट का फुल फॉर्म होगा स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन। टाल कई जगह मिल जाएगा, और ट्रीटी आप कर सकते हैं, ठीक है। टाल क्या, ट्रीटी आप कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक्स आर्म्स लिमिटेशन, ट्रीटी या टाल्स। नंबर 3 देखते हैं स्टार्ट। स्टार्ट देखिए तो स्टार्ट में बताया जा रहा है यहाँ पर कि सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, इसको भी 2 पार्टों में किया गया था। नंबर पार्ट इसका 1 31 जुलाई 1991 में किया जाता है, और नंबर 2 पार्ट इसका कब किया जाता है, 3 जनवरी 1993 में किया जाता है, ठीक है। अगर इसका
पूर्ण रूप हम देखते हैं, फुल फॉर्म देखते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आपको याद रखना है स्ट्रेटेजिक्स, ठीक है, आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है, ठीक है, याद रखना है यहाँ पर स्ट्रेटेजिक्स आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें वो संधि है, उस संधि का नाम है यहाँ पर NPT करके, ठीक है, NPT करके, NPT परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है। और इंग्लिश में इसकी बात किया जाए तो इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, ठीक है। तो यहाँ पर NPT की जाती है कब, 1 जुलाई 1968 को की जाती है। ये इसलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि भारत ने इस पे हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया था कि मैं इस संधि पे हस्ताक्षर नहीं करूँगा। नहीं करने का रीज़न क्या रहा, तो रीज़न ये रहा क्योंकि इसमें जो मैंने 5 परमाणु संपन्न देश गिनाए थे यहाँ पर, जैसे कि अमेरिका, जो उसके बाद सोवियत संघ, उसके बाद आपने देखा था कि ब्रिटेन, उसके बाद आपने देखा कि फ्रांस, उसके बाद आपने देखा चीन, ठीक है। ये 5 परमाणु संपन्न पूरे विश्व में देश थे और इन्हीं देशों को ये संधि क्या करता था, इजाज़त देता था कि यही देश आने वाले समय में भी, भविष्य में भी यही सिर्फ देश परमाणु बना सकते हैं, इनके अलावा कोई और देश परमाणु नहीं बना सकता, ठीक है। तो इस संधि में एक भेदभाव सा नज़र आ रहा था और एक डेट दी गई थी कि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जैन करके दिया गया था 1967। इस 1967 तक जिसने परमाणु बनाया वही देश क्या कर सकता है, आगे परमाणु बनाएगा, और जिनने नहीं बनाया वो उनके ऊपर, सभी के ऊपर क्या करता था, एक तरह से रोक लगाया गया। तो इस संधि को भारत ने क्या किया, हस्ताक्षर करने से मना कर दिया कि भाई मैं परमाणु अप्रसार संधि जो की गई है उस पर हस्ताक्षर नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये भेदभावपूर्ण है और ये अपने लिहाज से, भारत के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण एक संधि रहा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही, और आपको किसी प्रकार की किसी भी तरह से दिक्कत आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो मैंने बताया हुआ था कि आप मेरे नंबर पर भी, व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं और आप मेरे से सीधे जुड़ सकते हैं किसी भी तरह के जानकारी के लिए, ठीक है। तो अगर प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि आने वाले बच्चों तक पहुंच सके, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है और उनको छोटी छोटी बातों को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिससे कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम उनको ना आ सके, बड़ी समस्या ना आए और आसानी से 12th में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब भी नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आसानी से आपको मिल सके और उस सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आने वाले पार्ट्स को आप देख सकें, ठीक है। तो 3rd पार्ट जल्दी लाऊंगा। तो धन्यवाद।